नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग इतिहास की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें पोस्ट मॉडर्न एज चल रहा है। पोस्ट मॉडर्न एज में पिछला जो दो सेशन हुआ है उसमें हमने सातवाहन काल, सुंग काल, वाकाटक डायनेस्टी, कड़व, इन सबको पढ़ा। ये सारे जो राज्य थे वास्तव में ये देशी मूल के राज्य थे, परंतु अब हम जिन रूलर्स की या जिन राज्यों की चर्चा करने जा रहे हैं वो विदेशी राज्य कहे जाते हैं। विदेशी क्यों? क्योंकि मौर्य काल के विघटन के बाद जब कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई भारत में, तो फिर से पश्चिमोत्तर सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हुए, जिनमें हिंद यमन, पहलव या पार्थियन, शक, कुषाण, ये सारी डायनेस्टीज थी। इनका जो आक्रमण था वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो ये झेलम, बैक्ट्रिया से लेके इधर झेलम का क्षेत्र और शको, और आगे चल के फिर शको का क्षेत्र आप देखेंगे तो तक्षशिला, मथुरा, तो इन सब क्षेत्रों में इनकी शासन सत्ता स्थापित होती है। हिंद यवन की अगर हम बात करें तो इनकी दो शाखाएं थी, एक बैक्ट्रिया से लेके झेलम तक और एक मथुरा तक इनका विस्तार था। तो इस तरह से हमें दिखाई देती हैं ये शक्तियां जो कि पश्चिमोत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगर हम पूर्व की बात करें तो जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा है, मौर्य काल के पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए विदेशियों के, जिनमें कि हम पढ़ते हैं कि पहला जो आक्रमण था ईरान के हकमनी वंश के दारा प्रथम का, वहां से लेके सिकंदर तक के आक्रमण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही मौर्य काल अस्तित्व में आता है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, जिसने कि सेल्यूकस को पराजित करके पश्चिमोत्तर की सीमा को सुरक्षित कर लिया, अफगानिस्तान तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और फिर उसके बाद लगातार आप देखेंगे कि हिंद यवन या ऐसे विदेशी शासकों से मित्रवत संबंध रहे, दूत आते रहे, यहां के दूत जाते रहे। तो ये, लेकिन अशोक के बाद जैसे ही फिर से कमजोर शासक आते हैं और मौर्य साम्राज्य का विघटन होता है, तो फिर से आक्रमण की एक श्रृंखला दिखाई देती है। तो उन राजवंशों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हिंद यवन, इंडो ग्रीक या बाख्तरी यवन या इंडो बैक्ट्रिया, इतने सारे नामों से ये जाने जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इनका जो आक्रमण क्षेत्र था ये मथुरा तक दिखाई देता है। अभी हम देख लेंगे, इनमें दो शाखाएं थी, जिसमें से एक शाखा लंबे समय तक भारत में लगभग 200 वर्षों तक बनी रही। ठीक है, बैक्ट्रिया और पार्थिया, ये जो है सेल्यूकस के साम्राज्य के दो भाग थे। ये वही सेल्यूकस जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको पराजित किया था, और उन्होंने 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे, जिसमें हेरात, कांधार, जेड्रोसिया जैसे प्रांत थे। तो ये जो प्रांत थे सेल्यूकस के, एक बैक्ट्रिया और पार्थिया, परंतु ये अंतियोकस द्वितीय के शासनकाल में स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अंतियोकस द्वितीय उतना मजबूत शासक नहीं था। दोनों में पहला जो पार्थिया था उसका नेतृत्व करता अर्सेक्स था, उसके नेतृत्व में स्वतंत्र होता है, और जो बैक्ट्रिया था वो डायोडोटस के नेतृत्व में स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, डायोडेटस के बाद उसका पुत्र अल्पोयस था, उसकी हत्या करके यूथिडेमस नाम के व्यक्ति ने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। ठीक, अब यूथिडेमस के काल तक तो भारत पर कोई आक्रमण नहीं दिखाई देता है, परंतु जैसे ही इसका अगला उत्तराधिकारी, इसका बेटा डेमेट्रियस प्रथम शासक बनता है, उसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए। तो अगर प्रश्न आए कि कौन सा वो हिंद यवन आक्रमणकारी था मौर्योत्तर काल में जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, तो वो डेमेट्रियस प्रथम था। इसका जो राजसी शाखा थी वो बैक्ट्रिया थी। ठीक, इस आक्रमण में इसका सेनापति मेनांडर, जो कि आगे चल के शासक भी बनता है,
और मेनांडर संबंधित बहुत सवाल भी आते हैं। और इसका एक भाई एपोलो डोटस ये भी था। डेमेट्रियस प्रथम जब आक्रमण करता है, ये वही डेमेट्रियस प्रथम था जो हम पढ़ते हैं पुष्यमुत्र शुंग के काल में यवन आक्रमण का उल्लेख पढ़ते हैं, जिसमें कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र ग्रंथ में जिस यवन आक्रमण का उल्लेख किया है, जिसमें बताते हैं कि अग्निमित्र अपने पुत्र वसुमित्र के माध्यम से उस आक्रमण को रोकते हैं, या पतंजलि ने महाभाष्य में जिस यवन आक्रमण का उल्लेख किया है, वो आक्रमणकारी यही डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस प्रथम ही था, पुष्यमित्र शुंग के काल का। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। जब डेमेट्रियस प्रथम इधर भारत के राज्यों में आक्रमण कर रहा था, विजित कर रहा था पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, उसी समय यूनान यवन का शासक एंटियोकस चतुर्थ, उसने जो है यूक्रेटाइडीज के नेतृत्व में एक सेना भेजी, का सेनापति था। उसने जो है आक्रमण करके बैक्ट्रिया से लेके झेलम तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पहले किसके क्षेत्र में था ये? पहले ये बैक्ट्रिया से झेलम तक का क्षेत्र भी डेमेट्रियस के अधिकार में था, परंतु जब वो भारतीय क्षेत्रों पर केंद्रित हो जाता है, भारत के पश्चिमोत्तर के आंतरिक केंद्रों पर, तो ये राज्य अंतियोकस चतुर्थ, जो कि यूनान का शासक था, एंटियोकस तृतीय ने ही मान लिया था कि अब हम इन पे नियंत्रण स्थापित नहीं करते। उनको स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी, इन दोनों पार्थिया और बैक्ट्रिया के स्वतंत्रकर्ता राज्यों को। लेकिन जब उसको लगा कि एक अवसर के रूप में दिखा कि इधर डेमेट्रियस व्यस्त है भारतीय आंतरिक राज्यों को जीतने में, तो उसने जो एक इसका बैक्ट्रिया से लेकर झेलम तक का क्षेत्र था, इस पे अधिकार कर लिया। ठीक, अब दो शाखाएं दिखाई देती हैं। एक तो हो गई ये यूक्रेटाइडीज की शाखा, और एक हो गई यूथिडेमस। यूक्रेटाइडीज की हो गई बैक्ट्रिया से लेके झेलम तक, जिसने तक्षशिला को राजधानी बनाया। इसका जो अंतिम शासक हुआ हेलियोक्लीज हुआ, इसके बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक, यूक्रेटाइडीज ने बैक्ट्रिया से झेलम तक के जिस क्षेत्र पर अधिकार किया, उसने तक्षशिला को राजधानी बनाया, शासन किया। हेलियोक्लीज उसका अंतिम शासक हुआ। इस यूक्रेटाइडीज को एंटियोकस चतुर्थ ने आक्रमण के लिए भेजा था, जो कि यूनान का शासक था। ठीक, अब देखिए इधर यूथिडेमस वंश, जो कि डेमेट्रियस का पिता था, डेमेट्रियस का जो कि पिता था, तो इसका वंश यूथिडेमस वंश कहा गया। ठीक, इसने झेलम से लेके मथुरा तक का क्षेत्र, जिसमें पंजाब, सिंध प्रांत सब शामिल थे, क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और लंबे समय तक शासन चलता है इनका। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो शाकल बनाई, श्यालकोट भी बोलते थे उसे, शाकल या श्यालकोट। डेमेट्रियस के बाद जो है इसका शासक मेनांडर होता है। आगे देखते हैं। 125 ईस्वी पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवनों का शासन समाप्त हो गया हेलियोक्लीस के बाद। ये जो है 125 ईस्वी पूर्व के लगभग इनका शासन समाप्त हो जा रहा है। अब यहां पे शकों का राज्य स्थापित हो जा रहा है इनके बाद, यहां पे शकों का राज्य स्थापित हो गया इनके बाद। ठीक, तो हेलियोक्लीज यहां से छोड़ के अपने राज्य वापस आके इसको पराजित कर देते हैं, और ये अपने काबुल और यूनान के अन्य राज्यों की तरफ ये वापस लौट जाता है, सिंध घाटी स्थित। डेमेट्रियस के बाद मेनांडर शासक बनता है।
जो कि उसका सेनापति भी था। इसने धर्मिकस, डिकेयो, पुष्यनिंद्र जैसी उपाधियां धारण की थी। ये ध्यान रखिएगा, पूछते हैं। धर्मिकस, डिकेयो, पुष्यनिंद्र। स्ट्रेबो के अनुसार मेनांडर ने सिकंदर से अधिक प्रदेश जीते थे। स्ट्रेबो कह रहा है मेनांडर को बौद्ध धर्म में नागसेन ने दीक्षा दी थी। मिलिंद पन्नो में मेनांडर और नागसेन का संवाद मिलता है। नागसेन का ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। पहले उसने वाद विवाद किया, समझा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, उसके बाद उसने उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया। वो हीनयानी बौद्ध था। किस शाखा को अपनाया था? तो हीनयानी बौद्ध की शाखा को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेनांडर के दो प्रमुख अभिलेख मिले हैं। एक रेह अभिलेख मिला है जो यूपी के फतेहपुर से मिला है, और एक मिला है बाजौर घाटी सिवक्योट अभिलेख। ये पेशावर से प्राप्त हुआ है। प्लूटार कहता है कि इसकी मृत्यु जो है शिविर में हुई थी, और मृत्यु के बाद उसे अरहत का पद दिया गया, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और एक अनुशासित बौद्ध होने की वजह से उसने बहुत ही इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान दिया, तो इसको अरहत का पद दिया गया। और उसकी धातु यानी उसके भस्मावशेष जो थे, उसके शरीर की धातुओं या भस्मावशेषों को लेकर प्रत्येक नगर में स्तूपों का निर्माण करा दिया गया। ये बहुत सारे स्तूप बनाए गए उसके भस्मावशेषों से। तो यह भी महत्वपूर्ण है, विदेशी शासक जिसके भस्मावशेषों पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप बने, वो था मेनांडर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेनांडर के जो सिक्के थे, मेनांडर के सिक्कों पर सिर, चक्र एवं ऊंट का अंकन मिलता है। ठीक है, ऊंट का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो यह ध्यान रखिएगा, मेनांडर के सिक्कों पर। ये राज सिर है, यहां पे आ गया है। ठीक है, ये इसके सिक्कों पर मिलता है, राज सिर, चक्र एवं ऊंट। मेनांडर का अगला जो शासक हुआ वो स्ट्रेटो हुआ, जो मेनांडर का लड़का था, पुत्र था ये। अब चूंकि ये अल्पोयस था, इस वजह से मेनांडर की पत्नी एगथाक्लिया ने संरक्षिका के रूप में शासन किया इसके। एगथाक्लिया ने। स्ट्रेटो ये इसका लड़का था मेनांडर का, जिसे स्ट्रेटो प्रथम भी बोलते थे, स्ट्रेटो फर्स्ट इसे कहते थे। इसका उत्तराधिकारी स्ट्रेटो द्वितीय हुआ। इसने शीशे की मुद्रा, किस हिंद यवन शासक ने शीशे की मुद्रा जारी की थी? तो वो स्ट्रेटो द्वितीय है। यह भी एक फैक्ट मैं इसी के साथ बता दे रहा हूं कि हिंद यवन ही पहले शासक थे जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, परंतु स्ट्रेटो द्वितीय जो है इसने शीशे की मुद्राएं जारी की थी, उसका प्रचलन कराया था। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में यूक्रेटाइडीज वंश, जिसकी भी शुरू में ही थोड़ी चर्चा हो गई है। इसका जो क्षेत्र था वो झेलम तक, बैक्टीरिया से लेके झेलम तक था। तो इस वंश की स्थापना की। यूक्रेटाइडीज की एक मुद्रा पर कपिशा के नगर देवता का उल्लेख है। ठीक, कपिशा के नगर देवता का उल्लेख है। हिंद वंश शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं यूक्रेटाइडीज की ही है। यूक्रेटाइडीज वंश का शासक जो यूक्रेटाइडीज वंश की स्थापना करता है, जिसका शासन क्षेत्र बैक्टीरिया से झेलम तक था, उसने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगर यहां आपको ना समझ में आ रहा हो तो एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। जो दो राजवंश थे, देखिए यहां पे ये देखिए, जब
डेमेट्रियस भारतीय क्षेत्रों को विजित करने में लगा हुआ था, तो यूक्रेटाइड्स एंटियोकस चतुर्थ का जो वो सेनापति था, उसने बैक्ट्रिया से झेलम तक के क्षेत्रों को विजित कर लिया, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। इसका अंतिम शासक था हेलियोक्लिस। यही यूक्रेटाइड्स सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन कराया था। ठीक है, इसी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक एंटियालकिड्स था, जिसने यही एंटियालकिड्स था जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में, जिसकी राजधानी विदिशा थी, अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था और भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। शुंग काल जब मैं बता रहा था तो उसमें यह चर्चा हुई थी इस तथ्य की, गरुड़ स्तंभ बनाया था और उसने भागवत स्वीकार कर लिया था, भागवत धर्म। ठीक, इस वंश की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, यूक्रेटाइडिस वंश की। और यूथिडेमस वंश, जिसका कि डेमेट्रियस और मेनांडर शासक था, यह भी ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस मेनांडर ये सब यूथिडेमस वंश के शासक थे। इनकी जो राजधानी थी वो श्यालकोट थी। ठीक, ये हो गया यहां तक। हर्मियस, ये जो था यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम हिंदेवन शासक था, हर्मियस। काबुल पर इसने शासन किया, इसका शासन क्षेत्र काबुल तक सिमट के रह गया। ठीक, कि हेलियोक्लीज हमने पढ़ा कि हेलियोक्लीज जो था वो भारतीय क्षेत्र से चला जाता है, भारतीय क्षेत्र पर, झेलम के क्षेत्र पर, बैक्ट्रिया से झेलम तक के क्षेत्र पर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन करने वाला अंतिम शासक तो हेलियोक्लीस था। ठीक, हेलियोक्लीस के काल में इनका बोरिया बिस्तर बन जाता है, यहां से भारतीय क्षेत्र से चले जाते हैं, फिर वहां शकों का अधिकार हो जाता है झेलम के क्षेत्र में। परंतु काबुल घाटी क्षेत्र में जाने के बाद इनका शासन चलता रहा और वहां पे हर्मियस इनके वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके सिक्कों पर खास बात यह है, कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजूल कडफिसेस का नाम उत्कीर्ण है, कुजूल कडफिसेस का नाम उत्कीर्ण है इनके सिक्कों पर। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। अब इनके हिंदेवन आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ भारत पर, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। तथ्य जो बताए गए इससे प्रश्न आते हैं, थोड़ा ये जटिल भी हैं, अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत ही सरल ढंग से बताने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और जो प्रश्न आए वो आप लोग कर लें। तो इनके हम प्रभाव को देख लेते हैं। हिंद यमन आक्रमण का प्रभाव। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में देखेंगे तो बहुत से नगरीकरण को प्रभाव मिलने से बहुत से नगर अस्तित्व में आए, व्यापार व्यवसाय बढ़ा, इस वजह से नगरीकरण बढ़ावा मिला और बहुत से नगर अस्तित्व में आए, जैसे तक्षशिला, पेशावर इत्यादि। ठीक, सिक्कों का प्रचलन हुआ, सिक्कों का प्रचलन व्यापक तौर पर हुआ, जिससे मुद्रा प्रणाली का विकास काफी तेजी से हुआ। सिक्कों में आप देखेंगे तो सोने के सिक्के, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले भारत क्षेत्र में इन्होंने ही चलाया, हिंदेवन ने ही।
द्विभाषी सिक्के, लेख युक्त सिक्के, ये सब सबसे पहले हिंदयवन शासक ही चला रहे हैं। ठीक। शासकों के चित्र युक्त सिक्के, शासकों का चित्रांकन भी सबसे पहले इन्होंने किया सिक्कों पर। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमोत्तर भारत के सिल्क मार्ग को इन्होंने खोजा, सिल्क मार्ग की खोज की पश्चिमोत्तर भारत के। इससे स्थल मार्ग से विदेशी व्यापार बढ़ा, रोम के साथ स्थल मार्ग से व्यापार स्थापित हुआ। रोम, यूनान, इन सबसे व्यापार स्थापित हुआ। ठीक। राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं। इन्होंने सेनापतियों को विजित क्षेत्र में छत्रप के रूप में नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। विजित क्षेत्रों में छत्रप के रूप में नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। इसका आगे चल के अनुसरण शकों ने किया, कुषाणों ने भी अपनाया इसे। ठीक। इसके अलावा इन्होंने जो है युद्ध तकनीकी और सैन्य संचालन में योगदान दिया। ठीक। सांस्कृतिक देख लेते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, ये ज्यादा गहरा था। कलम, पुस्तक, सुरंग, कलम, पुस्तक, सुरंग, ये सारे शब्द जो है वो हिंद यवनों से ही लिए गए हैं इस तरह के। ठीक है। ज्योतिष में अगर देखें तो 5 विधाएं ज्योतिष की जो मानी जाती हैं उसमें रोमक, पोलिश, रोमक और पोलिस, रोमक और पोलिस, ये जो ज्योतिष की 2 विधा थी वो यूनान से ही ली गई थी। बरामीर कहते हैं कि यद्यपि कि यमन बर्बर हैं परंतु वो अपने ज्योतिष के ज्ञान की वजह से पूजनीय है। गार्गी संहिता भी एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसने भी यूनानियों के ज्योतिष ज्ञान की तारीफ की है और उनके वंदनीय होने की बात की है। गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक। पर्दा, नाटक प्रथा, नाटक मंचों का प्रचलन हुआ जिसमें पर्दे वगैरह का उपयोग होता था। पर्दा के लिए उसमें यवनिका शब्द का उल्लेख मिलता है। यवनिका, पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक। मूर्तिकला,
गांधार मूर्ति कला जो है वो यूनानियों से ही निकली, जिसमें भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति बनी बौद्ध धर्म में। और ये काफी भौतिकता लिए हुई मूर्तियां होती थी, एक प्रभा मंडल होता था, आध्यात्मिकता की जगह पे चेहरे पे एक भौतिक आभा होती थी। इस तरह की मूर्तियां बनती हैं गांधार शैली में, काफी लोकप्रिय हुई है भारत में। ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास इन्हीं से दिखता है। इसके अलावा अगर हम धर्म की बात करें तो जैसे मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अरहत प्राप्त किया, अरहत का पद दिया गया उसे। या हेलियोडोरस जो एंटियालकीड्स का राजदूत था, उसने भागवत धर्म स्वीकार किया भागभद्र के समय में। तो इससे ये भी दिखता है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना भारतीयकरण किया। सांस्कृतिक मेलजोल का भी उदाहरण दिखाई देता है। तो हिंद यवन का भारतीय सभ्यता में, भारतीय राजनीति में, अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव रहा। अब अगले सेशन में हम शक कुषाण देखेंगे, क्रमशः कोशिश करेंगे दोनों एक ही सेशन में देख लें। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे गुप्त की तरफ, मौर्योत्तर काल के बाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आप लोग बने रहिए, लगातार सेशन को देखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। धन्यवाद।